मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक परिवार के सदस्य श्री सुशील जी ने एक बहुत बेहतरीन किताब अपने अनुभव से लिखा हुआ है, जिसका नाम है कहानी क्रिकेट की। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे युवाएं जो यहाँ पे हैं देश में, मध्य प्रदेश में, वो जाके इस किताब को पढ़ें। जो हमारा धर्म बन चुका है, जो क्रिकेट है, इसके इतिहास के बारे में जानें, हमारे प्लेयर्स के बारे में जानें, और इसके साथ साथ जिस तरीके के साथ क्रिकेट का एवोल्यूशन आया है, विकास आया है, नियमों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में समझें। डीडी स्पोर्ट्स ने खासकर कि 13 एपिसोड्स बनाए हैं ताकि आप वीडियोस भी देख सकें इस किताब के बारे में। तो डीडी स्पोर्ट्स को और सुशील जी को मैं इस पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्रिकेट जिसकी पहचान चौकों छक्कों से होती है, लेकिन इसकी असली आत्मा हमेशा गेंदबाज के हाथों में रही है। एक दौर था जब गेंद अंडर आर्म फेंकी जाती थी। न रफ्तार थी, न स्विंग, न रहस्यमयी स्पिन, लेकिन वहीं से शुरू हुआ गेंदबाजी का अद्भुत सफर। समय के साथ नियम बदले, तकनीक बदली और ओवरआर्म गेंदबाजी ने क्रिकेट को नई दिशा दी। हर गेंद एक नई सोच और नई चुनौती बन गई। किसी ने रफ्तार से बल्लेबाजों को डराया, तो किसी ने हवा को अपना हथियार बनाया। कपिल देव, इमरान खान, वसीम अकरम जैसे दिग्गजों ने साबित किया कि गेंदबाजी सिर्फ ताकत नहीं, कला भी है। फिर आया स्पिन का जादू। शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, मुथैया मुरलीधरन और रविचंद्रन अश्विन ने गेंद को ऐसा घुमाया कि दुनिया हैरान रह गई। हर युग ने नए सितारे दिए। जवागल श्रीनाथ, लसित मलिंगा और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों ने खेल को नई पहचान दी। ये कहानी सिर्फ विकेटों की नहीं, उन कलाकारों की है जिन्होंने एक साधारण गेंद को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अंडर आर्म से ओवर आर्म तक, स्विंग से रिवर्स स्विंग तक, गुगली से कैरम बॉल तक, गेंदबाजी का यह सफर क्रिकेट के विकास की सबसे रोमांचक गाथा है। आज कहानी क्रिकेट की में पद्मश्री सुशील दोशी जी के साथ जानिए गेंदबाजी के विकास का अद्भुत इतिहास और महान गेंदबाजों की अनकही कहानियां। आधुनिक क्रिकेट को अक्सर बल्लेबाजों का खेल कहा जाता है, लेकिन उसमें गेंदबाजों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। गेंदबाजी के विकास, उसमें आई विविधता और दुनिया के प्रख्यात गेंदबाजों पर विस्तृत उल्लेख किया है बहुचर्चित किताब कहानी क्रिकेट की ने। तो आइए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं इस किताब के लेखक, जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर और पद्मश्री से सम्मानित सुशील दोशी जी से। दोशी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। अब क्रिकेट की जब शुरुआत हुई तो ओवर आर्म बॉलिंग नहीं थी, अंडर आर्म बॉलिंग की जाती थी, फुल टॉस फेंके जाते थे। फिर आई क्रिस्टिना विलिस, जिन्होंने अंडर आर्म बॉलिंग पहली बार की। नहीं, बिल्कुल, देखिए, शुरू में तो इसको बेसबॉल की तरह खेला जाता था कि सीधी गेंद करें, अंडर आर्म गेंद करें और उसी को खेला जाए। फुल टॉस आती थी, टप्पा खाने के बाद क्या होगा गेंद के साथ किसी को पता नहीं था। गेंद की क्वालिटी भी उस तरह की नहीं होती थी जैसी कि आज तक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे खेल का विकास हुआ। अंडर आर्म से फिर ओवर आर्म की तरफ ये गेंदबाजों ने करना शुरू किया और फिर हमने देखा कि इससे उत्सुकता और जागरूकता खेल के प्रति बढ़ी। और उस समय नियम भी कुछ नहीं थे। बाद में नियमों का चलन हुआ और नियम बनाए गए और कानून बना गए कि खेल किस तरह से होगा। या आईसीसी ने अपने हाथों में लिया, फिर इसके पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया इसकी शुरू हुई और खेल के तमाम नियम बनाए गए कि किस तरह से गेंदबाजी। ये क्रिकेट की विकास गाथा है ना। ये एकदम से ऐसा नहीं कि कल से खेलना शुरू किया और आज इस तरह से खेल हो गया। वास्तव में खेल का क्रमिक विकास होता है कि जैसे सभ्यताओं का क्रमिक विकास होता है, वैसे ही क्रिकेट के खेल का भी वैसा ही विकास हुआ। कहाँ से कहाँ पहुँच गया खेल हम जानते हैं। और विकास हमने गेंदबाजी के अलग अलग पहलू में भी देखा कि किस तरह से पेसर्स अपने अलग वेरिएशंस लेकर आए, वो चाहे स्लो बॉल्स हो, बाउंसर्स हो, अब कई तरह के कटर्स भी आ गए हैं। नहीं, बिल्कुल भाई, ये उनको पता है कि देखिए क्रिकेट आप लाख कहें कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों का खेल है, लेकिन हम वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि बल्लेबाजों की तरफ ये ज़्यादा झुकता नज़र आ रहा है।
तो इसमें बॉलर्स की जो समस्याएं बढ़ गई है और उनकी योग्यता कसौटी पर परखी जाने लगी है कि वो इसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो उसका एक ही तरीका है कि आप विविधताएं चुनें, ऐसी तरकीबें चुनें जो बैट्समैन को जिनके बारे में मालूम ना हो। जैसे आपने कहा कि गूगली गेंद बीच में, या टॉप स्पिनर या फ्लिपर स्पिनर्स की बात करें, राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर्स की बात करें, या फिर हम बात करें कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात करें तो वो जो एक गेंद जो ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकलती है, या एक आर्मर गेंद जो अंदर की तरफ आती है। तो इसकी विविधता प्लस स्पीड का परिवर्तन, जी, यानी पेस का परिवर्तन, जैसा आपने कहा कि धीमी गेंदों का चतुर मिश्रण, मिश्रण ही नहीं चतुर मिश्रण, कि जब बैट्समैन नहीं सोच रहा हो तब आप वो गेंद करें। तो इस तरह की तमाम बातें मानसिक रूप से तैयारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर सफलता पाना उतना आसान नहीं होता, और क्रिकेट में तो बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे। आज सब तरफ आप देखिए इतनी जागृति है और इतना ज़्यादा प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं और इतने ज़्यादा कोचेज़ हैं, वो सब सिखा देते हैं कि आपको किस तरह की गेंद का किस तरह सामना करना है। तो गेंदबाजों को भी नई नई युक्ति, नई नई तरकीबें, नई नई चालें और नई नई बातें, उन करतब उनको सीखने पड़ेंगे। अब आपने देखा कि एक चाइनामैन गूगली होती है, जी, तो चाइनामैन जो लेफ्ट आर्म बॉलर जो उसकी ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आती है वो चाइनामैन कहलाती है, और उसकी जो ऑफ स्टंप की लाइन में से बाहर की तरफ निकलती है ना, वो गूगली कहलाती है। उसमें वो टॉप स्पिनर भी करता है और उसमें फ्लिपर भी करता है। तो ये इस तरह के गेंदबाज भारत में हैं, जैसे ये कुलदीप यादव हम बात कर रहे थे पहले भी, वो कुलदीप यादव इस तरह के बॉलर हैं। दुनिया में 2-3 ही बॉलर हैं जो इस तरह की बॉलिंग करते हैं। एक ये हैं, एक शमसी हैं साउथ अफ्रीका के। तो इस तरह के बॉलर आपको अचानक चौंका देते हैं। तो तरह तरह की बॉलिंग का इजाद हो रहा है, अच्छा लगता है। क्रिकेट की दुनिया, प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में जब इस तरह से कड़े मुकाबले होते हैं ना, तो दिलचस्पी बढ़ती है और लोगों का आकर्षण उसकी तरफ बढ़ता है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह क्रिकेट एक हथियार के रूप में व्यापार भी बन गया है। एक ज़माना था जब क्रिकेट को केवल माना जाता था खेल है, फिर खेल को धर्म की तरह माना जाने लगा, फिर उसके बाद तो अब व्यवसाय भी इसमें हो गया है और इसमें लोग करियर ढूंढ रहे हैं जी, और केवल खेल में ही नहीं, उसकी अन्य विधाओं की तरफ भी, चाहे अंपायरिंग हो, चाहे विकेट कीपिंग, तो बात खिलाड़ियों की बात तो अलग है, लेकिन कमेंटेटर्स हैं, या फिर जो रोलिंग करते हैं, पिचेस बनाते हैं, उनके लिए भी, या फिर जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके लिए भी एक रोजगार काफ़ी बढ़ गया है। जी। तो जो हम विविधता का जिक्र कर रहे थे गेंदबाजी में, काफी स्टूडियस क्रिकेटर्स आए जिन्होंने अपने खेल पर बहुत शोध किया और ऐसी तरकीब निकालने की कोशिश की जिससे बल्लेबाजों को छकाया जा सके, क्योंकि हम लगातार मेंशन करते हैं कि बल्लेबाजों के पक्ष में होता जा रहा है क्रिकेट का ये खेल। तो स्टीव वॉ बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी उन्होंने पॉपुलराइज की। फिर सकलैन मुश्ताक दूसरा जो गेंद है जो आज बहुत पॉपुलर है, उसे सकलैन मुश्ताक ने पॉपुलराइज किया। हाँ, शुरू में देखिए क्या होता था कि विकेट कीपर मोइन खान थे ना जो उनके, तो वो पाकिस्तानी लोग बड़े चालाक भी होते थे और चतुर भी। ये बताते थे कि भाई किसी बैटर को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम किस तरह की गेंद करोगे। तो वो दूसरा गेंद जो है ना ऑफ स्टंप की लाइन में, यूं तो ऑफ ब्रेक बॉलर थे सकलैन मुश्ताक, लेकिन उनकी जो दूसरा गेंद ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर की तरफ जाती थी, तो वो जो विकेट कीपर थे वो ये चाहते थे किसी को पता नहीं चले, तो वो उसको दूसरा नहीं बोलते थे, उसको दूसरा बोलते थे। मतलब उसको ये नहीं कहते थे कि गेंद को उस तरह से करो कि ऑफ स्टंप की लाइन से बाहर की तरफ चली जाए, तो उसको कहते दूसरा कर, दूसरा कर। तो उससे केवल उनको पता चलता था बॉलर को, और उनको हिंदी आती नहीं थी विदेशियों को, तो वो उस तरह की गेंद से चकमा, लेकिन बहुत चतुराई से करते थे। तो उसमें क्या, वो लेग कटर की तरह बाहर की तरह चली जाती थी। तो वो गेंद तो अब बहुत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि क्या होता है कि आप एक नई कला का इजाद करते हैं ना, दुनिया उसको समझने लगती है और दुनिया उसका अनुकरण कर लेती है। आपने एक नई चीज़ निकाली कि दुनिया को पता लग जाता है। अब भारत में भी हमने देखा कि किस तरह से अश्विन इतनी बढ़िया दूसरा गेंद करते थे, और वो उसके जो कैरम बॉल जिसको कहते हैं ना, उनकी कैरम बॉल प्रसिद्ध थी। ऑफ स्टंप की लाइन में बाहर की तरफ कैरम की तरह, जैसे कैरम में स्ट्राइक करते हैं ना, उस तरह से वो बॉल छोड़ते थे तो वो बाहर की तरफ निकल जाती थी। बहुत विकेट चटकाया, बहुत विकेट लिए। अनिल कुंबले, देखिए लोग कहते थे कि भाई ही इज ए स्पिनर हु डजंट स्पिन द बॉल, वो ज़्यादा गूगली करते हैं और उनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ होती थी।
वो फ्लाइट नहीं करते थे और लोग कहते थे कि ऐसा कैसा स्पिनर जो फ्लाइट ही नहीं करता है। और कुंबले का एक ही जवाब था कि फ्लाइट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या विकेट लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमने देखा कितने विकेट उन्होंने प्राप्त किए, तो वो एक भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। और हमने देखा कि मुरलीधरन दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर, उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। शेन वॉर्न, उनको जादूगरी कहा जाता है कि कहाँ से स्पिन करते थे, कहाँ ले जाते थे। तो ये स्पिन की कला में बड़ी जादूगरी थी और दर्शकों को देखने में बहुत अच्छी लगती। एक तो स्पिन की कला की बात, और दूसरी बात होती थी जो रफ्तार के सौदागर होते हैं। ये 90 मील 95 मील प्रति घंटे 150-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बॉलर्स। और मुझे याद है कि वेस्ट इंडीज़ के तमाम बॉलर्स को मैंने देखा, एक ही काल में इतने तेज़ गेंदबाज मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। एक ही काल में वेस्ट इंडीज़ में देखे एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग या फिर मैल्कम मार्शल या कॉलिन क्राफ्ट। तो ये एक समय में, उधर ऑस्ट्रेलिया में टॉमसन और लिली, इधर न्यूजीलैंड में हम देखें तो रिचर्ड हेडली, और इधर इंग्लैंड में हम देखें तो जॉन स्नो और बॉब विलिस, या फिर इधर देखें हम पाकिस्तान में इमरान खान और वसीम अकरम। तो एक काल में इतने भयानक तेज़ गेंदबाज जिनमें स्विंग भी करते हैं, स्पिन तेज़ गेंदबाजी की कला भी और स्विंग की कला भी, ये इसका मिश्रण ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और मैं तो उन बल्लेबाजों को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसी बॉलिंग को इतनी सफलता के साथ खेला। इस मामले में मैं सुनील गावस्कर की कला को हमेशा सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे काल में इतने सारे रन बनाए, जबकि इतिहास के सबसे क्रूरतम, सबसे तेज़ और सबसे खतरनाक तेज़ गेंदबाज एक ही समय में उनके समय में थे। तो ये एक काल ऐसा था, प्रतियोगिता कड़ी थी, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़बरदस्त थी, तकनीक का बड़ा महत्व था, और तकनीक जिनके पास थी वही टिक सकते थे, बाकी धराशायी हो जाते थे। और एक तो स्विंग, कन्वेंशनल स्विंग, और साथ ही रिवर्स स्विंग भी काफी प्रख्यात होने लगी थी 90s के दशक में। हाँ, उस समय वो तो पाकिस्तानियों ने वो काम किया था, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग कैसे करते थे कि एक तरफ गेंद को भारी कर दे। क्या होता है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, वो ये होता है कि जिधर गेंद भारी होती है उधर गेंद का झुकाव होता है, वहाँ ज़्यादा जाने की कोशिश करती है, जैसा होता ही है जी। तो वो एक तरफ गेंद को भारी करते थे, लार से उसको लगातार बनाते रहते थे, और दूसरी तरफ क्या करते थे कि नाखून से, उंगलियों से तूतड़े उसके तो उखाड़ने की कोशिश करते थे। तो उससे क्या होता था, गेंद का स्विंग, रिवर्स स्विंग करने में मदद मिलती थी। और रिवर्स स्विंग जब होता है ना, बल्लेबाजों को भौचक्के रह गए शुरू में तो कि ये क्या हो रहा है, इस तरह का तो कभी बर्ताव देखा नहीं गेंद का। लेकिन बाद में फिर बल्लेबाजों ने भी उसको पार पा लिया। लेकिन शुरू में तो बड़ा चकमक आ गया। और ये तमाम कलाएं बॉलर्स सीखते ही हैं, क्योंकि उनको मालूम है क्रिकेट की दुनिया में टिकना है, विकेट हासिल करना है, अपने लिए करियर बनाना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, चुनौतियों को नीचे गिराना है। तो ये तमाम चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। ऐसी ही कहानियां हम आप तक लाते रहेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं ये संदेश और फिर एक छोटा सा ब्रेक। सुशील दोशी सर क्रिकेट की हिंदी कमेंट्री के एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। उनका क्रिकेट कमेंट्री, स्पेशली हिंदी क्रिकेट कमेंट्री में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसी योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड भी दिया है। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि वो भी हमारे शहर इंदौर से हैं, और जब मैं बचपन में उनकी कमेंट्री सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं काफ़ी दिलचस्पी से उनकी कमेंट्री सुनता था। हाल ही में उन्होंने एक क्रिकेट पे बुक रिलीज़ करी है, कहानी क्रिकेट की, जिसे डीडी स्पोर्ट्स अब डिफरेंट अलग अलग एपिसोड्स में प्रस्तुत कर रहा है। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि उसमें एक एपिसोड जो है वो अंपायरिंग के ऊपर भी है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अंपायरिंग के ऊपर बातें करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि सुशील दोशी सर ने अंपायरिंग को भी अपनी बुक में प्रस्तुत किया है। मैं डीडी स्पोर्ट्स और सुशील दोशी सर को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और उनकी भाषा, शैली व आवाज़ की एक अलग ही पहचान है। बेस्ट विशेष सर और डीडी स्पोर्ट्स आपको बहुत ये एपिसोड्स के लिए थैंक यू। देखिए कहानी क्रिकेट की पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोशी के साथ हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। कई ऐसे ऑलराउंडर्स आए
लेट 1980s 1990s में ऐसा दौर आया था जब कई सारे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर दुनिया में थे जो आपस में भी कम्पीट कर रहे होते थे। नहीं, गजब का युग था वो, जो आप जिसका चर्चा कर रही हैं ना, जिसका जिक्र कर रही हैं, तो सचमुच वो उस समय इमरान खान पाकिस्तान में, या फिर इयन बॉथम इंग्लैंड में, या फिर रिचर्ड हेडली वहाँ पर न्यूजीलैंड में, और भारत के कपिल देव, और ये तमाम खिलाड़ी ऐसे थे जो गजब के ऑलराउंडर थे। इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा, अनकही प्रतिस्पर्धा, कि देखिए आपस में प्रतिस्पर्धा तो थी ही, लेकिन दुनिया इनको इस प्रतिस्पर्धा की निगाह से देखती थी कि इनका संघर्ष होगा तो क्या होगा। तो इमरान खान और कपिल देव के बीच में संघर्ष हमेशा बहुत दिलचस्पी के साथ देखा गया, और इनकी कला अद्भुत, मतलब ये अच्छे, एक अकेले अपने प्रयास से खेलों को बदलने की क्षमता जिन खिलाड़ियों में होती थी ना, ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ये विकेट भी लेते थे, बल्लेबाजी भी अच्छे करते थे। आजकल तो क्या 25-30 रन बनाए किसी ने भी और 1-2 विकेट लिया, ऑलराउंडर कहना शुरू कर देते हैं, जल्दबाजी करते हैं। लेकिन उस समय ऑलराउंडर रहते थे जो बड़े सारे मैचेस खेलने के बाद जो इतना अच्छा प्रदर्शन करते थे और अपनी टीम को जिताने में अहम योगदान देते थे, वो असली ऑलराउंडर्स होते थे। उस क्वालिटी के ऑलराउंडर्स तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से जडेजा अब उस श्रेणी के आते हैं जिन्होंने कई मैच या तो बल्लेबाजी से जीता है या बॉलर से जीता है। ऐसे बहुत कम ऑलराउंडर्स, लेकिन जो कपिल देव, इमरान खान या बॉथम की श्रेणी के ऑलराउंडर्स कम ही देखने को मिलते हैं। और खास करके पेस बॉलिंग ऑलराउंडर एनी विच वे आसान नहीं होता ढूंढना, क्योंकि पेस बॉलिंग ऐसा कहते हैं कि नेचुरल बॉडी एक्शन के ऑपोजिट एक्शन होती है। तो वैसे में खुद को फिट रखना, उसके बाद अपनी दूसरी शैली पे भी ध्यान देना, ये बहुत मुश्किल मुश्किल काम होता है। लेकिन ये मैं जिन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ ना, ये ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, जिसको कहते हैं ना, नैसर्गिक स्वाभाविक प्रतिभा जिनमें होती है, ईश्वर द्वारा दी गए टैलेंट लेकर जो पृथ्वी पर आते हैं, वो ऐसे खिलाड़ी हैं। और ऐसे बार बार होते नहीं उस काल में, लेकिन ऐसे ऐसे बॉलर्स, ऐसे ऐसे ऑलराउंडर्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो ऐसे ऑलराउंडर्स हुए और इन्होंने खेल को समृद्ध किया। देखिए, ये जब जाते हैं ना, जैसे कपिल देव आते थे तो दुनिया सांस रोककर उनका खेल देखने के लिए रुक जाती थी। जहाँ भी खड़े हैं वहीं खड़े हो जाते थे, या रेडियो पे कमेंट्री सुन रहे हैं या घर में टेलीविज़न देख रहे हैं तो भाई कपिल देव की पारी देख लेता हूँ, भाई इमरान खान की पारी देख लेता हूँ, भाई इयन बॉथम क्या करते हैं, लेट मी सी। क्योंकि ये क्या है, ये आर पार करने वाले खिलाड़ी हैं कि एक ही प्रयास से पूरी टीम की दिशा और दशा बदलने की क्षमता, काबिलियत इनमें थी। कपिल देव एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन भारतीय इतिहास में इतने ज़्यादा पेस बॉलर्स आए नहीं। फिर अभी पिछले कुछ दशकों में वो बदला है। एमआरएफ पेस अकेडमी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और फोकस्ड एफर्ट रहा है बीसीसीआई की तरफ से भारत में पेस बॉलर्स के उदय के लिए। नहीं, बिल्कुल। अब आपको एमआरएफ अकेडमी जब इकट्ठी हुई और उसको अकेडमी को चलाते डेनिस लिली जैसे बॉलर उनको चलाते थे। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर के सचिन तेंदुलकर भी वहाँ पर पेस बॉलर बनने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने सचिन को देखा कि नहीं भाई, तुम्हारा जो कद है वैसा नहीं है। हालांकि सचिन की बड़ी इच्छा थी पेस बॉलर बनने की, और वो लेकिन उन्होंने इनकार किया कि तुम बल्लेबाजी करो, और अच्छी सलाह थी। क्योंकि आज जो प्रतिभा हमने बाद में देखी सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी में, तो वो तो दुनिया को देखने को नहीं मिलती अगर वो पेस बॉलर बन जाते। तो ये एक बात होती है। तो ये बात ज़रूर है कि भारत में दृश्य बदल गया। पहले स्पिनर्स का बोलबाला था, अब स्पिनर्स दिखाई नहीं दे रहे। वो फ्लाइट करने की कला हम देख नहीं रहे। जो प्रसन्ना बेदी की जो फ्लाइट करने की कला थी, सुभाष गुप्ते, विनू मांकड़ कि इनकी जो फ्लाइट करने की कला थी, या प्रसन्ना की जो कला थी, वो तो देखने को मिलती नहीं। अभी तो ये है कि रनों को रोकने वाले, आपकी परीक्षा लेने वाले कि आपका धीरज कितना है, कब तक रन नहीं बनाओगे, आप धीरज खोकर रन बनाने की कोशिश में विकेट दे दोगे। लेकिन वो फ्लाइट में आपको बीट करने की कला जो देखने को मिलती थी, अभी देखने को नहीं मिलती है। तो ये भारत का नुकसान। लेकिन तेज गेंदबाज अचानक, देखिए दुनिया भर के लोग कहते थे, पाकिस्तान में जाता था 2 बार गया 1978 1982 में। लोग मुझे कहते थे कि भाई आपका देश तो क्या है, वेजिटेरियन वाला देश है, आपके यहाँ अहिंसक देश है, आपके यहाँ पेस बॉलर्स हो ही नहीं सकते। आज देखिए उनके यहाँ पेस बॉलर्स नहीं, लेकिन हमारे पेस बॉलर्स आज दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर्स में से माने जा रहे हैं। बुमराह ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था जब वो पूरे फॉर्म में थे और पूरे शबाब पर थे, और उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया एक तरह से। और जिस तरह की बॉलिंग वो करते थे, लोग सोचते थे कि इनका बॉलिंग का स्पेल ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही इनसे जान बच गई तो फिर हम रन बनाएंगे।
लेकिन बुमराह आपकी जान बचने नहीं देते थे। उन्होंने कितने मैच अकेले प्रदर्शन से जितवाए भारत को। तो ये पेस बॉलर्स का फिर हमने जो वेजिटेरियंस की बात की तो हमने श्रीनाथ को देखा, जी। कितने 150-155 किलोमीटर प्रति घंटे की बॉलिंग करते थे वो। और कई पेस बॉलर, कपिल देव की जो आप चर्चा कर रही थी ना, कपिल देव की सबसे खूबसूरती थी कि आउटस्विंगर्स उनकी इतनी खूबसूरत थी और उनका जो एक्शन था आउटस्विंगर का, स्टंप से ठीक पास आके, वो लोगों के मन में बस गया। इतनी बढ़िया आउटस्विंगर दुनिया में किसी की नहीं जिस तरह से वो आउटस्विंग करते थे, और ईश्वर ने उनको भेजा उस तरह की कला किसी और के पास नहीं। तो वो गजब के बॉलर, भली रफ्तार उनकी उतनी तेज नहीं थी, 135-140 किलोमीटर की ही रही होगी, वो 155-160 किलोमीटर वाले बॉलर नहीं थे, लेकिन अपने आउटस्विंगर्स और इन कटर्स से उन्होंने जो कमाल किया, और स्टंप्स के पास से गेंद करने की जो कला उनके पास थी। कभी ज़िंदगी में नो बॉल नहीं करते थे, आजकल तो कितनी नो बॉल्स होती हैं। तो ये तमाम अभ्यास, मेहनत, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, और फिर उस प्रतिभा को पहचान कर प्रतिभा को परिणाम में बदलने की कोशिश करना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो कपिल देव जैसे खिलाड़ी जो होते हैं ना, नेचुरल बॉलर और नेचुरल बैट्समैन, ये कर देते हैं, उन्होंने करके दिखाया। भारतीय जो पूरा परिदृश्य क्रिकेट का, उनके प्रति बहुत ही शुक्रगुजार उनको रहना चाहिए कि जिस तरह का उन्होंने भारतीयों का सम्मान बढ़ाया दुनिया भर में। आपने मेंशन किया कि प्रतिभा को परखना, समझना और उसे सही मंच देना। जब बुमराह जैसे गेंदबाज एज ग्रुप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कई बार कोचेस की ये टेंडेंसी होती है कि क्योंकि इस खिलाड़ी का एक्शन थोड़ा अलग है तो इसे बदलने की कोशिश करें, तो इसे बाकियों जैसा बनाने की कोशिश करें। लेकिन बुमराह के केस में या मलिंगा के केस में हमने देखा है कि उनके कोचेस ने उन्हें अपने एक्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया और आज परिणाम सबके सामने। बिल्कुल सही बात है। देखिए मलिंगा भी क्या है, वो काफ़ी हाथ उनका ऐसा रहता था, बिल्कुल चौड़ा हाथ रहता था, कान के पास से आकर गेंद नहीं करते थे। उसी तरह से हमने देखा कि इनका एक्शन भी थोड़ा सा बाहर की तरफ है, मतलब कान के पास से गेंद नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि गेंद को जहां दूसरे बॉलर्स जिस जगह से छोड़ते हैं ना, ये उसका थोड़ा आगे से छोड़ते हैं, तो इस कारण वो डिफरेंस रहता है ना जहां से गेंद वो छोड़ते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप ऐसे साइड, मतलब ये इस तरह के एक्शन से बॉलिंग करते हैं ना, तो फिर आप बल्लेबाज के आई लाइन से अलग हो जाते हैं, और आई लाइन से जब अलग हो जाते हैं तो आपको गेंद देरी से दिखाई देती। इसीलिए जो इस तरह के बॉलर रहते हैं, मलिंगा हैं या फिर बुमराह, तो खैर अलग ही श्रेणी के, मलिंगा से कहीं ऊपर बॉलर हैं, दुनिया भर को परेशान किया। तो इस कारण भी उनकी बॉलिंग बहुत देर से पकड़ में आती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि इतने सारे विकेट्स उन्होंने लिए। बातें तो अभी और भी हैं, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखिए कहानी क्रिकेट की पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोषी के साथ हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। जी, आपने इतने क्रिकेट मैचेस कवर किए हैं और इतनी बारीकी से खेल को समझा है, मैं थोड़ा आपको भी मुश्किल में डालना चाह रही हूँ। इतने गेंदबाजों को आपने क्लोजली देखा है, आपके फेवरेट 5 गेंदबाज कौन से हैं? आप तेज गेंदबाजों की बात कर रही हैं कि स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों की बात करें? तो मैं तो खैर माइकल होल्डिंग का मुझे जो एक्शन था, ऐसा लग रहा था जैसे संगीत चल रहा हो, इतना बढ़िया एक्शन था उनका, वो बहुत पसंद थे। मार्शल की जो विकेट लेने की क्षमता मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वसीम अकरम, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को अगर माने तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, ऑल टाइम बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, कि वो स्विंग भी करते थे और गज़ब के बॉलर। और फिर कपिल देव के आउट स्विंगर्स सबसे बढ़िया। तो ये तमाम बॉलर्स तो फास्ट बॉलर्स में। और स्पिनर्स में मैं प्रसन्ना का बड़ा मुरीद रहा हूँ, हमेशा बिशन बेदी का मुरीद रहा हूँ। एसपी गुप्ते को मैंने टेस्ट मैचों में तो बॉलिंग करते नहीं देखा, लेकिन उनके स्पिन को देखा, बहुत अच्छे बॉलर थे। तो ये तमाम बॉलर्स मुझे बहुत पसंद थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने डिटेल में हमें समझाया कि क्या खास बनाता है इन गेंदबाजों को और क्यों इतने सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने जो हमारा वार्तालाप सुना, आपको भी मज़ा आया होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके ज्ञान की बात तो अलग है, मनोरंजन भी अगर आपका हुआ है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। धन्यवाद आपका।